अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में 3-4 अहम खबरों के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, जो वीडियो का थंबनेल आप देख रहे हैं कि पूरी गेम इमरान खान साहब के हाथ में आ गई है, उसको समझने के लिए 2-3 पॉइंट्स का कनेक्ट करना ज़रूरी है और इसीलिए नवाज शरीफ साहब की अब दौड़ें लग चुकी हैं और वो बहुत जल्द सऊदी अरब जाने वाले हैं। नाजरीन, ये जब हुकूमत, पहली खबर ये है कि जब हुकूमत इक़्तिदार में आई तो इन्होंने बड़े सुहाने ख्वाब देखे हुए थे। इन लोगों ने महंगाई मार्च किया, सबसे आगे जो पेश थे वो मौलाना फजलुर रहमान साहब थे और वो कहते रहे कि इमरान खान साहब ने पेट्रोल बम गिरा दिया, बिजली बम गिरा दिया और इसके अलावा वो ये भी कहते रहे कि डीजल की कीमतें बढ़ाकर इमरान खान साहब ने अवाम पे खुदकुश हमला किया है। लेकिन जब ये हुक्मरानी में आए, 30 सालों से जो ये हुक्मरानी करते रहे हैं, तो उन्हें हालात का इदराक होना शुरू हो गया। चुनांचे मिफ्ताह इस्माइल साहब ने आते ही ये कहा कि इमरान खान साहब ने तो बड़ा जुल्म किया है कि 150 रुपए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखी हैं। चुनांचे उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमत 245 रुपए और डीजल की कीमत 295 रुपए होनी चाहिए। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब से कोई पूछे कि भाई आप बताएं, आप तो बड़े रागे लाभ रहे थे, आप तो बड़े महंगाई मार्च कर रहे थे, यहाँ पे तो मिफ्ताह इस्माइल और नून लीग की हुकूमत हमें यह बता रही है कि इमरान खान साहब ने इतनी कम महंगाई क्यों की थी। इमरान खान साहब का जुर्म ये था कि उसने इतनी महंगाई कम क्यों रखी है, क्योंकि जब आप कहते हैं कि 245 रुपए पेट्रोल होना चाहिए, 295 रुपए डीजल की कीमत होनी चाहिए, तो महंगाई तो आसमानों को छुएगी भाई। और 4 दफा 1 महीने के दौरान इस हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफा किया है। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब को कोई पकड़े और उनसे पूछे कि आपको बड़ा शौक था ना महंगाई मार्च करने का, आप जवाब दें। अब आप जवाब दें, क्योंकि आप लोगों को गुमराह करते रहे कि जी महंगाई है तो महंगाई है। खैर, अगर एक बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई तो उसके बाद मैं समझता हूं कि अखलाकी दायरे में उसूल, कायदे और दलाइल के दायरे में मौलाना फजलुर रहमान साहब से जवाब तलबी जरूर होनी चाहिए। दूसरा पहलू नाजरीन ये है कि यूएई, कतर, सऊदी अरब, बहरीन और इसके अलावा चीन ने इमदाद देने से इनकार कर दिया, हत्ता कि IMF ने भी इमदाद देने से इनकार कर दिया है। तो इनके होश जो हैं अब ठिकाने आ गए हैं कि अब हम करें तो क्या करें। लिहाजा अब नवाज शरीफ साहब खुद सऊदी अरब जाने की तैयारी कर रहे हैं और सऊदी शाही खानदान से मुलाकात करेंगे और उनसे कहेंगे कि हमें कुछ इमदाद दी जाए। ये हालात पहुंच चुके हैं क्योंकि आसिफ जरदारी ने माजी में कहा था कि इन लोगों ने दूसरे मुल्कों के बादशाहों के साथ, सऊदी अरब के शाही खानदान के साथ ज़ाती ताल्लुकात बना रखे हैं। ये कहा था आसिफ जरदारी ने, और ये एक हकीकत भी है कि इन लोगों के रियासत से ऊपर लेकर ज़ाती ताल्लुकात है। देखिए, एक रियासत के आप सरबराह होते हैं, हुकूमत के सरबराह होते हैं, तो अगर आप उस कैपेसिटी में किसी मुल्क के बादशाह के साथ ताल्लुकात रखते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपका अपना मुल्की मफाद मुकद्दम है, आपके लिए मुल्की मफाद ज़्यादा अजीज़ है। लेकिन यहाँ पे हुकूमत और रियासत से बालातर होकर इन लोगों ने मुल्की मफादात को पसे पुश डालकर ज़ाती ताल्लुकात को बनाना ज़्यादा मुनासिब समझा। चुनांचे यही वजह है कि नवाज शरीफ अब उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें कुछ इमदाद दे दें, हम मुश्किल सूरत हाल से 2-4 हैं। तो ये इमरान खान साहब की जीत है, ये पूरी की पूरी गेम उनके हाथ में आ गई है। जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, IMF के कहने पे आप बिजली की कीमतें बढ़ाएंगे, तो इसका, और नवाज शरीफ खुद जाएगा पैसे लेने के लिए, तो इससे बढ़ के इमरान खान साहब की जीत और क्या हो सकती है। ये बात समझना कतई तौर पे जो है अब नामुमकिन नहीं है और मुश्किल नहीं है। एक बात तो नाजरीन, एक खबर तो ये हो गई कि नवाज शरीफ साहब की इस मकसद के लिए भागने की तैयारी कर रहे हैं, सऊदी अरब जाने की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी वजह यह भी है कि सऊदी अरब ने फॉरेन रिजर्व्स को मेंटेन करने के लिए इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में $3 अरब दिए थे। अब मिफ्ताह इस्माइल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 8 से 10 दिन पहले कि सऊदी अरब से हमने दरख्वास्त की है कि आप $3 अरब हमसे वापस न लें। यानी नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि वो इमदाद देना तो दरकनार, बल्कि अपने $3 अरब भी वापस ले रहे हैं। तो नवाज शरीफ ये बात करने भी जाएंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन आ जाते हैं कि DG ISPR ने कल इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखिए, जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से, जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे और नून लीग और पीपल्स पार्टी अपोजिशन भी थी, तो उस वक्त भी मरियम नवाज और
नवाज शरीफ साहब जनरल फैज हमीद का नाम लेकर उन पर तनकीद करते थे। आज जब ये हुकूमत में है तो उसके बाद भी मरीम नवाज हर दूसरे जलसे में, हर जलसे में जनरल फैज हमीद पे तनकीद करने से बाज नहीं आती। और दूसरी तरफ जो है आसिफ जरदारी साहब भी आप देख लें कि उन्होंने कहा कि कुड्डे लाइन लग गया है, तो डेफिनेटली वो कोर कमांडर है ना, तो पाक फौज का एक रुकन है, इंपॉर्टेंट रुकन है और आर्मी चीफ के मातहत है। तो जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका मुखातिब सब लोग थे, इमरान खान साहब समेत तो नून लीग और पीपल्स पार्टी भी थे और आसिफ जरदारी साहब भी थे डेफिनेटली के। तो उनका रिस्पांस सामने आ गया है और उस रिस्पांस का मकसद ये था कि जनरल फैज हमीद साहब हमारा रुकन है, इंटीग्रल पार्ट हैं, तो उनके खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि तनकीद कर कौन रहा है, तनकीद आज तक कौन कर रहा है, तनकीद की इब्तिदा किसने की है, तबर्रा पढ़ने की इब्तिदा किसने की है, वो नून लीग ने की है, मरीम नवाज ने की है, नवाज शरीफ ने की है। तो जब ये अपोजिशन में थे तब भी करते रहे, जब आप हुकूमत में हैं तब भी ये तनकीद करने से बाज नहीं आ रहे। हमारा तो उसूली मौक़िफ़ है भाई कि पाक फौज को आप सियासत में मर्द घसीटें, गैर ज़रूरी तौर पर उन पर तनकीद न करें, ऐसे कोई इकदाम न करें जिससे पाक फौज का डिसिप्लिन मुतासर हो और उसकी दिफाई क़ुव्वत मुतासर हो जाए। हम तो हमेशा से यही कहते हैं, हाँ सियासी किरदार के हवाले से डेफिनेटली हम बात करते हैं और बात करते रहेंगे, तो वो एक महज़ब पैराए में बात होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक शख्सियत को टारगेट करके बाकायदा इन लोगों ने एक कैंपेन चलाई 2-2.5 साल और आज भी ये चलाते हुए नज़र आते हैं। तो बहरहाल DGISPR का पैगाम सबके लिए वाज़े है, बार बार वो वार्निंग दे रहे हैं, तीसरी चौथी बार इमरान खान साहब के इक़्तिदार से बेदखली के बाद वो वार्निंग दे रहे हैं, लेकिन कोई अमल उस पर नज़र नहीं आता, कोई असर उसका नज़र नहीं आता। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इस हवाले से आपको क्रैकडाउन नज़र आएगा। तीसरी बात यह कि मैं आसिफ जरदारी साहब के इस बयान की मजम्मत करता हूँ जो उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी गुमराह हैं। एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, नूर आलम खान ने कहा कि उनको कोई इदराक ही नहीं है, कोई इल्म ही नहीं है पाकिस्तानी मसाइल का। इन लोगों ने यह कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में, तो उनके ज़ख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ है। अरबों डॉलर 25, 30, 26, 27 अरब डॉलर सालाना ये रेमिटेंसेस भेजते हैं और उससे फॉरेन रिजर्व में इजाफा होता है। तो ये मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको ऐसे आड़े हाथों लेना और उनके ऊपर ऐसे तनकीद करना और ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना इंतहाई काबिल मजम्मत है। नूर आलम खान ने तो कौमी असम्बली में इस हवाले से करारदाद भी पेश कर दी है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट नहीं डालने देंगे। वोट डालना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो डबल शरीयत नहीं रखते, दोहरी शरीयत नहीं रखते, उनका हक है। इसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट डालने का कोई हक हासिल नहीं है। ये नूर आलम खान ने कहा है जो डेफिनेटली ताज़ा लौटे हुए हैं और उसके ऊपर तनकीद भी हो रही है। और एक वजह इसकी बड़ी ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में इमरान खान साहब की चूँकि बहुत मकबूलियत है, तो उन्हें वाज़े तौर पर नज़र आता है कि अगर वो वोट डालेंगे तो इमरान खान साहब को 2/3 अक्सरियत से कोई नहीं हरा सकता, नहीं 2/3 अक्सरियत से जीतने से कोई नहीं रोक सकता। सरहद नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।